मेरे यूट्यूब साथियों, आप सभी लोग कैसे हो। और आज देखने जा रहे हैं 10th के केमिस्ट्री और उसका देख रहे हैं आज पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं और पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो इसमें आज देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के घटक और उससे घटने वाला प्रकार या उसकी विशेषता। तो देखिए हम देखने की कोशिश करते हैं रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटने वाला घटक या विशेषता। देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटने वाला घटक या उसके विशेषता देखते हैं। तो 5 वो घटक है। कितने घटक है? 5 घटक, मुख्य रूप से 5 घटक है। जैसे एक में होता है गैस का बनना। कभी होता है एक में लिखते हैं जिससे गैस का बनना। देखिएगा कुछ दूर दूर पर लिखते हैं गैस का बनना, ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरा वाला में लिखते हैं ऐसे अवक्षेप का बनना होता है, ठीक है, या अवस्था। उसके बाद देखते हैं अवस्था में परिवर्तन। कभी देखते हैं अवस्था में परिवर्तन। कहीं सर जी इधर उधर भी आप पढ़ा रहे हो, इधर उधर करके, है ना, ऐसा कोई बात नहीं, बिल्कुल लाइन पे है। अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद रंग में परिवर्तन। उसके बाद रंग में परिवर्तन। उसके बाद देखेंगे अलग अलग भी रहता है ना। उसके बाद ताप में परिवर्तन। कैसे होता है? ताप में परिवर्तन उसके बाद है उसके बाद देखिएगा अवक्षेप का बनना। कभी बनना अवक्षेप का बनना। देखिए ये 5 पॉइंट है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लगभग इसमें से एक आध गो आ जाता रहता है, या आए चाहे ना आए। लेकिन अगर रासायनिक समीकरण के फलस्वरूप घटने वाला अभिकारक पूछे या विशेषता पूछेगा तो आपको लिखना पड़ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला विशेषता है क्या, तो उसके बारे में समझिएगा। कभी लिखे पहले गैस का बनना। पहले गैस जो है किस प्रकार से बनता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर। कभी लिखते हैं चूना या पत्थर। चूना पत्थर में हम जल को मिलाते हैं। और जल जब मिलता है तो उसको देते हैं पानी। जब उसको पानी में डालते हैं, जब कभी करते हैं पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो कभी कभी बनता है, समझिए, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कैसे, तो देखिए इसका होता है CaCO3। कभी होता है CaCO3। इसको हम कभी मिलाए हैं जल में, H2O में। कभी मिलाए हैं H2O, मतलब पानी में डाले हैं। कभी किए हैं पानी में डालने पर, पानी में डाले हैं इसको, तो कभी खदक गया है ना, कभी दोनों खदकने लगा है। कभी हो गया खदकने लगा और खदक करके टूटा है। कभी बार टूटा है तो ये Ca और ये होता है OH, ठीक है, OH2। इसका हॉल होता है, समझ गया सर? कभी होता है हॉल, इसका हॉल हो गया। और फिर आगे जाइएगा तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। ये बाहर खदक। आप पूछेगा ना कि सर जी हॉल 2 इसका जो बताया है इसके बारे में बाद में, इसके बारे में बताइए, तो हम बताएंगे आपको इसके बारे में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं फिर। और देखिए गैस जब निकलता है तो गैस ऊपर क्यों ना भागता है? कभी होता है गैस ऊपर की ओर भागता है ना, भागता है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर गैस में भाग रहा है ना, भाग रहा है। तो ऊपर वाला चिन्ह दिखा देगा तो आप जान जाएगा कि गैस है। क्या है? गैस ऊपर की ओर भाग रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत। उसका फिर दूसरा में अगर देख लीजिएगा, ये पहला आपको उदाहरण, दूसरा उदाहरण दीजिए। जैसे हो गया जिंक। कभी हो गया जिंक, उसका जिंक
जोड़ जिंक के साथ कथी मिलाइएगा तो गैस बनेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कथी बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मिलाइएगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मिलाएगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा। कथी बनेगा जिंक क्लोराइड। सही सर, सल्फ्यूरिक अम्ल ला सकते हैं? ला सकते हैं लेकिन अभी नहीं ला सकते। मतलब उसमें मिला उसके बाद निकलेगा हाइड्रोजन। कभी निकलेगा हाइड्रोजन। देखिएगा जिंक के साथ तो जिंक जो होता है जेड एन, कभी होता है जेड एन, है ना, जिंक होता है जेड एन। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है अभी देखिए HCl, कभी होता है HCl। इसके साथ जब अभिक्रिया होगा कभी होगा अभिक्रिया होगा, जब अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा। कभी बनेगा ZnCl2 ZnCl2। और उसमें से निकलेगा कभी हाइड्रोजन। कभी निकलेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा H2। तो हाइड्रोजन गैस कभी जाएगा, हाइड्रोजन गैस ऊपर में भागेगा न भागेगा, ऊपर में की ओर भाग गया। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में भगा दिए जी सर। तो देखिए यहाँ पर इस सब गैस का बनना, वहां पर कथी है लिखा गैस का बना। गैस कैसे बना पता चल गया सवाल को। उसका कहती है अवस्था में परिवर्तन। कथी लिखा है अवस्था में परिवर्तन। अब कैसे अवस्था में परिवर्तन होगा उसके बारे में जानिए। यह पहले अवस्था में परिवर्तन है, ये तो ऊपर वाला है ना, ये पूरा तो दूसरा लिखे ये अवस्था में परिवर्तन देख लीजिए। और अवस्था में परिवर्तन देखिएगा तो एक नंबर में हम आपको बताते हैं यहाँ पर जैसे हो गया अवस्था में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये वाला बात समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन कभी होगा हाइड्रोजन प्लस क्या ऑक्सीजन। कभी ऑक्सीजन देखिएगा हाइड्रोजन के H2 होता है, ऑक्सीजन के साथ कभी के O2 के अभिक्रिया करवाया। कभी करवाया अभिक्रिया करवाया तब कभी बन गया जल। कभी बन गया जल या लवण। कभी बन गया जल या लवण। और या जल लिखे ना कभी लग जाएगा जैसे जल बना है तो इसको नहीं बना है H2O। मतलब देखिएगा ये था गैस। कभी था गैस था ना, था गैस था गैस था कभी था गैस। और ये भी ऑक्सीजन में कभी है गैस। कभी गैस, ये भी गैस था ये भी गैस था। लेकिन यहाँ पर आकर कभी बन गया ये जब अवस्था बन गया कभी द्रव। कभी बन गया द्रव ना हो गया तो अवस्था में परिवर्तन ना होगा। दोनों गैस था दोनों को मिलने के बाद कभी बन गया जल बन गया है ना, मतलब द्रव बन गया है। कभी बन गया द्रव तो अवस्था में परिवर्तन हो गया सर। अब देखिएगा फिर एक नंबर में तो ये देख लिया, दूसरा वाला देखते हैं यहाँ पर। दूसरा जैसे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरिक अम्ल को मिला देते हैं। कभी को क्लोरिक अम्ल कभी मिलाते हैं क्लोरिक HCl को मिलाते हैं। एक मिनट गलती तो ना बता रहे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं सही होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन की मिलाते हैं। कभी को क्लोरीन को मिलाते हैं। और जब ये दोनों बनता है तो ये भी गैस है। कभी है गैस, ये भी कभी है गैस। कभी है गैस है। और दोनों गैस मिल करके Cl2 मतलब द्रव बन जाता है। हाइड्रोक्लोराइड मतलब कभी बन जाता है। यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। कभी बनता है HCl बन जाता है। मतलब ये भी कभी है, ये हो गया द्रव। कभी है अरे ये अम्ल है तो द्रव ना है। कभी है द्रव। अब इसके बारे में बताएंगे कि द्रव कैसे है ना, आगे बढ़ते हैं तब बताएंगे। अब देखिए करे रंग में परिवर्तन। कभी में रंग में परिवर्तन। और रंग में परिवर्तन कैसे होता है वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। जैसे हल्दियावा पर चुकंदर को रगड़िएगा है ना तो दूसरे टाइप का हो जाएगा ना हो जाता है। तो वैसे भी उदाहरण आप दे सकते हैं। सही दोबारा पढ़ाइएगा नहीं वाला चैप्टर। हाँ जैसे देखिए पोटेशियम पर कार्बोनेट जैसे KNCO3 के पोटेशियम KMM ये लिखिएगा पोटेशियम पर कार्बोनेट डालेंगे। कार्बोनेट जब डालेंगे ठीक है तो उसमें कभी होगा जैसे पोटेशियम कार्बोनेट मतलब देखिएगा जब हम नींबू के रस पर या जब हम नींबू के रस पर डालेंगे इसको पोटेशियम पर कार्बोनेट तो उसका रंग जो होता है कभी होता है उजला हो जाता है या बदल जाता है। ठीक है जब इस पर नींबू का रस
रस रस डालते हैं तो रंग में परिवर्तन होता है, तो रंग उड़ जाता है। कभी होता है रंग, तो रंग उड़ जाता है। देखिएगा कि इसका रंग जो है कैसे हो जाएगा, पोटेशियम पर कार्बोनेट डालिएगा ना, और उस पर पोटेशियम पर कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट, उस पर अगर नींबू का रस डालेंगे, कभी नींबू का रस डालेंगे तो उसका रंग जो होता है कैसे होता है, उड़ जाता है, मतलब रंग बचवे नहीं करेगा, उसका कलर खत्म हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा कि आपको कितना रंग लग गया है, मतलब शरीर में कितना रंग लग गया, लेकिन उसको धूप में रख दिया, कभी धूप के टेम्परेचर से उसका रंग कभी हो जाएगा, उड़ जाएगा, कभी हो जाएगा, रंग जो है उड़ जाएगा। रंग जल्दी तो आपको कपड़े में से निकलेगा नहीं, अगर कपड़े में लग गया है, ठीक है, तो उसको अगर धूप में रख दीजिएगा, कभी होगा, धूप में रख दिया तो रंग कभी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कलर जो कभी हो जाएगा, डिसकलर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर चुकंदर को हल्दी को लगाइएगा, कभी हो जाएगा, बिल्कुल लाल हो जाएगा, कभी हो जाएगा, लाल। चुकंदर कैसे होता है, गुलाबी होता है ना, होता है चुकंदर गुलाबी होता है, और उसके बाद हल्दी पीला होता है, और दोनों को रगड़िएगा एक दूसरे पर रख करके तो कभी हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा। समझाएगा बात, तो रंग में परिवर्तन देखिए सर, रंग में परिवर्तन देखिए। अब देखिए ताप में परिवर्तन, कभी नहीं ताप में परिवर्तन। अब देखिए दो प्रकार का होता है, उसका ताप में जब बढ़ता है, ताप जब बढ़ता है, ताप जब बढ़ेगा, ठीक है, और ताप जब घटेगा, ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, और ताप घटेगा तब क्या होगा। अब क्या करेंगे, जैसे चीनी देखिएगा यहाँ पर, जैसे चीनी को हम पानी में मिलाएंगे, किसी में पानी में मिलाएंगे। जब चीनी को पानी में मिलाएंगे और ताप जो है, टेम्परेचर जो बढ़ जाएगा, कभी होगा, टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो कभी उष्मा का अवशोषण होगा, कभी उष्मा का शोषी होगा, कभी उष्मा उसमें से, अरे देखो चीनी को पानी में मिला देंगे, अब जब उसको धिपाएंगे, कभी करेंगे, धिपाएंगे, छटपटाएगा नहीं, तो छटपटाएगा तो उसमें कभी उष्मा का शोषी होगा, कभी होगा, उष्मा छेपी होता है ना, जब उसमें उठता है तो उसमें कथी होता है, छेपी होता है, उष्मा छेपी होता है, ठीक है, उष्मा छेपी होगा, मतलब उष्मा कथी होगा, ऊपर उड़ेगा, छटपटा भागेगा ना, भागेगा, छटपटाएगा। और जब ताप घटेगा, जब ताप कथी होगा, घटेगा, तब चीनी में अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा, ताप जब घटा हुआ रहेगा, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा अभी चीनी नहीं है, पानी में आप मिलाया ग्लूकोज, कथी क्या, जब चीनी में ग्लूकोज को मिलाइएगा, सॉरी पानी में जब ग्लूकोज को मिलाइएगा, तब पानी कभी करेगा, ठंडा ना करेगा। देखा पानी के तो गर्म रहेगा, उसमें ग्लूकोज में कभी हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा ना, होगा तो उष्मा का शोषी होगा, कभी होगा, उष्मा शोषी होगा, कभी होगा, उष्मा का शोषण होगा, ठीक है, मतलब उसको कभी करेगा, ठंडा कर देगा, कभी कर देगा, ठंडा कर देगा। समझ में आ गया, उनके ना आते हैं, उसमें कैसे ठंडा कर देगा, समझ में आ जाएगा। जी उसका देखिए अवक्षेप का बनना, कभी है अवक्षेप का बनना, और अवक्षेप कैसे बनता है वो तो जानिएगा है। अवक्षेप कैसे बनता है, जब कोई चीज को हम पानी में रखते हैं, जब कोई चीज को पानी में रखते हैं, जल में रखते हैं, और जैसे खदा करके ऊपर छताने लगता है ना, तो वो अवक्षेप ना बन गया, कभी हो गया, अवक्षेप बन गया। जैसे चूना को पानी में मिला देंगे, उसमें देखिए ऊपर में छता जाएगा ना, छता जाता है, तो कभी अवक्षेप बन गया है ना, तो छता करके ऊपर दहराने लगता है, तो अवक्षेप बन जाता है। तो देखिए अवक्षेप कैसे बनता है, तो वह पदार्थ है विलयन का अलग होने पर, विलयन से अलग होकर, विलयन से अलग होकर कभी बन जाता है, ऊपर में अति छताने लगता है ना, विलयन से अलग होकर छताने लगता है, विलयन से अलग होकर कभी होता है, छताने लगता है, मतलब ऊपर में कभी होता है, आकर के रुक जाता है ना, रुक जाता है, तो ऊपर में आकर के रुक जाता है। जैसे देखिएगा कि कैसे, जैसे NaCl
NaCl कभी होता है नमक का, कभी कभी नमक, या नीचे की ओर बैठ जाता है, वो भी बात लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे बैठ जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं होकर नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। जैसे नमक हो गया, ठीक है, देख रहा है रे, नमक को हम सिल्वर नाइट्रेट से मिलाते हैं, कभी से सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3, इसको जब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसको जब आगे इसको मिलाइएगा तो सिल्वर नाइट्रेट, हिंदी में लिखिए क्या, लिखने दीजिए। सिल्वर नाइट्रेट को जब मिलाते हैं, ठीक है, तो ये होता है आगे ऊपर में छता जाता है, कभी होता है छता जाता है। तो देखिएगा ये वाला प्लस, यहाँ देखिएगा ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, आगे वाला प्लस, पीछे वाला माइनस। तो कभी क्या आएगा कि हम दोस्ती करोगे केकरा से, प्लस वाला दोस्ती करते केकरा से, माइनस से, केकरा से माइनस से, और माइनस वाला दोस्ती करते केकरा से, प्लस से। अब देखिएगा सबसे तगड़ा कौन होता है, तो सबसे तगड़ा वाला हम लाइन में बता देंगे कि तगड़ा सबसे बेसी कौन होता है और सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है। उसके बारे में अभी फिलहाल तो लिख देते हैं, तब बताएंगे। तो ये जो है प्लस वाला कितना साथ जाएगा, माइनस वाला साथ जाएगा ना, माइनस वाला के साथ दोस्ती का, तो सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाएगा, ठीक है, Cl2, और जोड़ इनमें कभी बन जाएगा, अलग से आ जाएगा NaNO3। ये कभी होगा नीचे में जाकर के बैठ जाएगा, कभी होगा नीचे में जाकर के बैठ जाएगा, मतलब पेंदी में जाकर के बैठ जाएगा। जैसे आप ये ना लिखिए AgNO3 ना बोले, याद Ag सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है, AgCl मतलब प्लस वाला जो माइनस वाला दोस्ती कर दिया, आई प्लस वाला माइनस वाला दोस्ती कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा जैसे पानी में जब आप कुछ को मिलाइएगा, जैसे बालू को मिलाइएगा, है ना, तो जो मिलने वाला रहेगा वो मिल जाएगा, लेकिन जो भारित पदार्थ रहेगा कभी होगा नीचे में जाकर के बैठ जाएगा, तो उसी को हम कभी बोलते हैं अवक्षेप का बना, कभी बोलते हैं अवक्षेप का बना। समझने के बाद सब बोर्ड खाली नहीं, अपना छाप लीजिए, फिर आगे बताते हैं, है ना। वीडियो शूट मिले ना बढ़िया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया लिखने का नियम देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया लिखने का नियम। अब कैसे किस नियम के द्वारा लिखा जाता है उसके बारे में समझिए। सबसे पहली बात, रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण एवं संकेत के द्वारा लिखते हैं। रासायनिक क्रिया को किसके द्वारा, समीकरण एवं संकेत के द्वारा लिखते हैं। तो एक में लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक या पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को संकेत एवं सूत्र की सहायता से बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। तो देखिएगा जैसे हाइड्रोजन का दी हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, देखिएगा इधर वाला बाया और इधर वाला दायां, मतलब यह देखिएगा ये H2 है और प्लस O2 है, कभी है H2। तो ये दोनों देखिए, ये और ये दोनों भाग ले रहा है, नहीं दे रहा, मतलब दो आदमी मिल करके भाग ले रहा है और तब जाकर के आगे बन रहा है जल, कभी बन रहा है जल, मतलब H2 बन रहा है, तो H2O बन रहा है, ये ना बन रहा है। तो ये दोनों कभी हुआ, भाग लेने वाला, कभी हुआ भाग। तो यही बात लिखे, रासायनिक अभिकारक में भाग लेने वाले, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को संकेत एवं सूत्र की सहायता से, जैसे हाइड्रोजन को संकेत ये होता है, हाइड्रोजन हिंदी में तो हाइड्रोजन, लेकिन संकेत ये किया, ऑक्सीजन की संकेत O किया, है ना।
तो ये आसान भाषा में कभी लिखे, आसान भाषा मतलब सिंपल भाषा। ये जो है सिंपल वाला जो है ये पूरा दुनिया में चलता है ना, चलता है। ABCD सब जगह वही रहता है ना, तो इसलिए लिखने का जो आसान हुआ, लेकिन हिंदी सब जगह नहीं लिखाता है, नहीं लिखाता है। तो इसीलिए जो आसान भाषा में लिखने का यही तरीका है। तो ये कहती है LHS, कहती है LHS है ना, ये कहती है RHS, कहती है RHS। तो ये कहती है रासायनिक अभिक्रिया भाग में कहती है बाएं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? बाएं ओर लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ बाएं ओर लिखा जाता है। कोई दिक्कत? अब दूसरी बात लिखने का तरीका और क्या है? तो देखिए और भी तरीका है बहुत सारा। क्या क्या तरीका हो सकता है तो समझिएगा कि एक चीज को बाएं ओर लिखे तो दूसरा चीज को दाएं ओर भी लिखा जाता होगा, है ना। तो दूसरी बात यह है कि अभिकारक में अभिकार को वीडियो शूट हुआ है कि नहीं हो रहा? अभिकारकों के बीच देखिए, अभिकारकों के बीच प्लस मतलब होता है धन, प्लस मतलब क्या चीज? धन चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए इसके बीच में कहती है एक प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो दोनों के बीच का होता है एक प्लस चिन्ह, मतलब प्लस चिन्ह को कथी बोलते हैं? धन। प्लस चिन्ह को कथी बोलते हैं? धन चिन्ह, है ना। तो धन चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे CaCO3 इसके बीच देखिए धन चिन्ह। ये अभी ये देखिए इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अभी फिलहाल दिखाई देता है, लेकिन इसको गर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसको अगर गर्म करेंगे आगे बताएंगे आपको। अभी फिलहाल अभी इसमें तो बता दिया कि आपको ये वाला चिन्ह दिखा रहा है, लेकिन ये वाला बता रहे हैं, आगे का उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CaO प्लस CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ये ऊपर की ओर निकलता है। ये वाला बात बता दीजिए। तीसरी पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से दाएं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? दाएं ओर लिखा जाता है। देखिएगा यहाँ पर CaCO3 है, ऐसे लेके गर्म किए हैं तो छटकाया है ना, छटकाया है तब टूट कर CaO प्लस में कभी हो गया, प्लस में CO2। तो इसको लिखे बीच में प्लस का चिन्ह है, ऐसे लिखे कहाँ? दाईं ओर लिखे। कहाँ लिखे? दाईं ओर लिखे, ठीक है। या आप प्रतिफल भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे उतना, आप अपना समझ सकते हैं। उसके बाद प्रतिफल, उसके बाद कथी है? तो का अभिकारक हो गया इसका, है ना। उसके बाद प्रतिफल प्रतिफल को उधर लिखते हैं, जो प्राप्त होता है या उत्पाद को कथी लिखते हैं? बाहर लिखते हैं। प्रतिफलो या उत्पादो या आज जो देखिए दोनों को मिलने से कोई चीज बनता है तो उत्पादन हुआ है ना, मिलने से कभी हो गया जो चीज बना है उसको उत्पाद कहते हैं। तो उत्पादों को प्रतिफल और उत्पादों के बीच प्लस मतलब धन, प्लस मतलब धन चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखिएगा ये उत्पादन हुआ है कि नहीं हुआ है? इसे टूट करके ये वाला बना है दोनों, है ना। तो बीच में करिएगा प्लस का चिन्ह दिया है कि नहीं? प्लस चिन्ह दिया है ना। तो इसलिए लिखे है कि प्रतिफलों के बीच उत्पाद जो होता है, प्रतिफल या उत्पाद के बीच प्लस धन चिन्ह का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? उसके बाद क्या करते हैं? इसमें सब काम हो गया तो ये तो बना, प्लस का चिन्ह दिए, ये दो बना है ना, दो बना है। और उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह दिए, ये भी बात लिख दिए। तीर चिन्ह नहीं लिखे, बीच में लिखा तीर चिन्ह नहीं लिखे। अब देखिएगा 5 में तीर मतलब ऐसे बना है ना, तीर चिन्ह मतलब ऐसे बना, ठीक है। तीर चिन्ह दिखाई दे छोड़े। यस सर। तीर चिन्ह अभिकारक
अभिकारकों एवं प्रतिफलों को अलग करता है। देखिए तीर चिन्ह जो होता है अभिकारक एवं प्रतिफल को कैसे करता है, दोनों को अलग अलग कर देता है ना। यही देखिए तीर चिन्ह के माध्यम में पता चलता है कि यह अभिकारक है, आगे कर दिया प्रतिफल। अगर तीर चिन्ह ना तो पता चलता है कि नहीं ना पता चलता। तो तीर चिन्ह के जरिए अलग करता है। यह दिखाता है कि यह दिखाता है कि कैसे दिखाता है? यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हुआ है। यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हुआ है। समझ में आ गया सर? यह देखिए ये यही चीज दिखा रहा है, ये तीर चिन्ह जो आता है यही दिखा रहा है कि अभिक्रिया किधर से हुआ। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे देखिएगा हाइड्रोजन कथी है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कथी है, क्लोरीन। आ देखिए चिन्ह दिखा दिया है ना, चिन्ह दिखा, यहाँ पर बन गया कथी HCl। तो देखिए इधर तो हम जान गए कि प्रतिफल है कथी है, अभिकारक कथी है, अभिकारक आगे कथी है, प्रतिफल कथी है, प्रतिफल या उत्पाद कहिए, या उत्पाद कहिए। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रतिफल है, ये उत्पाद है। तो हमको कैसे पता चलता है कि इधर प्रतिफल है इधर उत्पाद है? तो ये तीर चिन्ह दिखा रहा है कि दोनों मिल करके आइडर का निर्माण हुआ है। समझोगे बात? और तीर चिन्ह आयु दिखा रहा है ये कि अभिक्रिया किधर से हुआ है। देखिए जलने से आयु में भाई है, मतलब उसके पहले वाला अभिक्रिया हुआ है और उसके बाद राके निर्माण हुआ है। समझोगे बात? किसी को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेवकूफ लेकर काम कर मंदिर लिखा हो जाएगा। तो अगर नहीं याद रहेगा तो काम दरबार ना हो जाएगा। अभिकारक और प्रतिफल में अंतर क्या है तो बतावे नहीं करिएगा, तब बंडल लेकर काम कर लीजिएगा। तो इतना तक समझ में आ गया बढ़िया से? किसी को दिक्कत, आप सबको कोई दिक्कत नहीं ना? तो छापिए इतना, फिर आगे बताते। हेलो मेरे साथियों, अभी जस्ट देख लिया है रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका कि किस प्रकार से उसको लिखा जाता है एवं नियम देख लिए। आप देख रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित और असंतुलित करने का नियम और अंतर देख रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण में संतुलित एवं असंतुलित समीकरण को लिखने का तरीका देख रहे हैं। ये देखिए एक में लिख लेते हैं संतुलित समीकरण तथा दूसरा लिख लेते हैं असंतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण किसे कहेंगे और असंतुलित समीकरण किसे कहेंगे? तो वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर वैसा समीकरण जिसमें दोनों और तत्वों के परमाणु या प्रत्येक संख्या दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित कहते हैं। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसमें तत्वों की परमाणु संख्या दोनों ओर समान
समान न हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। अब देखते हैं दोस्त के संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण तो लिख लिए, और संतुलित समीकरण कौन है और असंतुलित समीकरण कौन है। देखिए दोस्त, ये एक में लिखिएगा संतुलित समीकरण जैसे H2 प्लस O2, और ये दो है, उसके बाद ये अभिक्रिया किया दोनों, तब जाकर बना H2O। तो यहाँ पर देखेंगे इधर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, किंतु यहाँ पर हाइड्रोजन केवल 2 है और ऑक्सीजन एक ही है। तो क्या करें कि ये संतुलित हो जाएगा। तो संतुलित समीकरण करने के लिए अक्सर हम किसी भी अंक को बाद में जोड़ते नहीं है, पहले जोड़ते हैं। किसी भी चीज का अंक को पुराने के लिए हम उसको पहले जोड़ते हैं। तो यहाँ अगर मान लीजिए इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर दे देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये देंगे नहीं। फिर ऊपर दे देंगे तो क्या सही हो जाएगा, 2 दे देंगे नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब बगल में देंगे तो ये तो 2 हो गया, किंतु हाइड्रोजन बिगड़ गया। अब हाइड्रोजन बिगड़ गया तो हाइड्रोजन को सुधारने के लिए ऑक्सीजन तो 2 हो गया, 2 गुना 4 हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन ये 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो इसको भी 4 पूरा करके यहाँ पर 2 दे देंगे, ये हो गया संतुलित समीकरण। दूसरा देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और यहाँ पर हो जाएगा, अब इसको अभिक्रिया करने के बाद HCl, यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर 2 है, ये हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी 2 चाहिए, ये संतुलित समीकरण। किंतु असंतुलित समीकरण क्या है, असंतुलित समीकरण का उदाहरण देखिएगा तो हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 2 है, और ये है H2O, ये असंतुलित है। दूसरा देखिएगा H2 प्लस Cl2 बना HCl, इसे क्या है, असंतुलित है। असंतुलित समीकरण है, ये संतुलित है, ये संतुलित समीकरण है और ये असंतुलित समीकरण है। संतुलित और असंतुलित के बारे में जानिए। अब जानते हैं संतुलित समीकरण करें, समीकरण संतुलित करें, समीकरण संतुलित करते हैं। तो समीकरण संतुलित किस विधि के द्वारा करते हैं, तो समीकरण को संतुलित हम अनुमान विधि द्वारा करते हैं। समीकरण को संतुलित हम अनुमान विधि द्वारा करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि वो कैसे सही होगा और तब जाकर के उसको सही कर सकते हैं, अन्यथा उसको सही जल्दी नहीं कर सकते आप। देखते हैं यहाँ पर Mg मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, HCl मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिकम, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिकम, और यहाँ पर देखिएगा कि इस प्रकार से ये दिया हुआ रहता है, और यहाँ पर MgCl2, और यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस में हाइड्रोजन निकलता है H2। ये देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा मैग्नीशियम 1 है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो प्लस वाला हमेशा कोशिश करता है कि हम माइनस वाला के साथ जाए, कमजोर वाला के साथ। तो ये देखिए मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, जबकि क्लोरीन जो है यहाँ पर 1 है। लेकिन ये हो गया LHS में, जबकि RHS में देखिएगा तो मैग्नीशियम Mg जो है 1 है, क्लोरीन जो है वो 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। अब इसको पुराने के लिए, इसको सही करने के लिए अब कहिए कि ये Mg मैग्नीशियम क्या आ गया, तो इसमें पावर जो सबसे बेसी शक्तिशाली होता है वो सबसे पहले लिखा होता है, जो कम शक्तिशाली होता है उसको बाद में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए इसको पुराने के लिए क्या करेंगे कि मैग्नीशियम 1, चलिए मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जो है 2 है, तो यहाँ पर क्लोरीन को 2 करेंगे तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन में अगर 2 करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। किंतु क्या होगा कि अगर यहाँ पर 2 है मैग्नीशियम, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो अब क्लोरीन हाइड्रोजन भी 2 है, अब देखिए इधर 2 रखेंगे तो दोनों जो है 1 है, यहाँ पर 2 रखेंगे तो संतुलित हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 हो गया, मैग्नीशियम अकेले तो मैग्नीशियम अकेले, ये हो गया संतुलित। इस प्रकार से आप संतुलित कर सकते हैं। संतुलित
यहाँ पर देख लीजिएगा तो नीचे बगल में लिख लीजिए Mg प्लस 2HCl से बना है MgCl2 प्लस H2 और यहाँ पर हम 2 जोड़ दिए तो ये हो गया संतुलित। जबकि ये असंतुलित था। ये असंतुलित समीकरण है। और देखिए यहाँ पर केवल 2 जोड़ देने से ये हो गया, जैसे हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 है तो क्लोरीन भी यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है तो मैग्नीशियम 1 हो गया, और तब जाकर के संतुलित हो गया। मतलब अनुमान लगा करके इसको हम सही कर दीजिए अनुमान विधि के द्वारा। अब आगे वाला देखेंगे, आगे वाला देखने की कोशिश करते हैं। आगे वाला देखते हैं, जैसे दूसरा Fe प्लस H2O से बना हुआ है Fe3O4 प्लस H2। ये हाइड्रोजन है, ऊपर में निकल रहा है गैस है, इसलिए यह भी असंतुलित है। असंतुलित समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले इसको खोजेंगे। Fe यहाँ पर दिखेगा कि 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। जबकि इधर आइएगा दाएं पक्ष में RHS में आइएगा तब Fe जो है यहाँ पर लोहा जो है यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 4 है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन को 4 पुराने के लिए यहाँ पर 4 लिखना होगा। यहाँ पर 4 लिखेंगे, इसमें 4 से गुना कर देना होगा, 4 से गुना कर देना होगा, तब जाकर के सही होगा। और यहाँ पर देखिएगा लोहा में यहाँ पर 3 है Fe, तो यहाँ पर भी 3 पुराने के लिए यहाँ पर 3 देना होगा, तब जाकर के 3 होगा। तो अब देखिए, और यहाँ पर बिल्कुल सही, यहाँ पर अगर 3 दे देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन भी यहाँ पर 4 है, तो अगर यहाँ पर हम अगर 2 लगाते तो ये 4 पुट जाएगा, और ये सॉरी यहाँ पर 4 देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, लेकिन ये बिगड़ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 8 पुराने के लिए पीछे से 4 जोड़ना होगा, तो इसमें भी 4 गुना कर देंगे, तब जाकर के 8 होगा। अब देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर Fe संतुलित करते हैं। Fe प्लस H2O से निकला है, थोड़ा जगह खाली करते हैं। Fe प्लस H2O से बना है Fe3O4 प्लस H2। अब देखिएगा संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर 3 है, तो इधर 3 रख दिया, चलिए ये ठीक हो गया और ये ठीक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, जबकि यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर 4 पुराने के लिए आप इधर 4 रखेंगे तो ऑक्सीजन 4 हो गया, किंतु हाइड्रोजन बिगड़ गया। अब हाइड्रोजन बिगड़ गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया, 4 गुना 8 हो गया, तो यहाँ पर भी 8 पुराने के लिए, यहाँ पर तो पहले से 2 है, किंतु यहाँ पर 4 लगाएंगे तो आप 4 गुना 8, ये हो गया संतुलित समीकरण। इस प्रकार से आप आसानी से संतुलित और असंतुलित को पहचान सकते हैं। फिर आगे देखते हैं दोस्त, इतना पे देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्योंकि जगह कम है यहाँ पे, फिर आगे देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्त, हम दो को देख चुके हैं और आगे देखते हैं तीसरा देखने की कोशिश करें। तीसरा हम देखिएगा KClO3 को लेते हैं, और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है गर्म करने पर, ये इसको गर्म करते हैं, या गर्म करने पर ये छटपटाया, टूट करके बिखर गया, KCl हो गया अलग, और H2O हो गया। ये अभी असंतुलित है, ये ऑक्सीजन है, ऊपर निकल रहा है। असंतुलित है ये, इसको संतुलित करिएगा तो किस प्रकार से यहाँ देखिएगा, इसको अलग अलग दिखाइएगा तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पर देखिएगा कि क्लोरीन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो है 1 ही है, यहाँ पर भी 1 ही है, किंतु यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 3 है। इसको 3 पुराने के लिए
अब इधर तो 3 जोड़िएगा नहीं, यहाँ पर तो आप डायरेक्ट इसका जब विषम संख्या है तो क्या दोनों का लघुत्तम निकाल लेते हैं, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 6, तो अब 6 पुराना होगा इसको, तो 6 पुराना होगा तो इसको 3 दे दीजिएगा, यहाँ पर 3 गुना 6 होगा, किंतु इसको भी 6 पुराना है, इसको भी 6 पुराना है, तो यहाँ पर 2 दीजिएगा, तो ये तो सही हो गया, 3 गुना 6 पुर गया, ये वाला पुर गया, किंतु ये वाला बिगड़ गया। अब ये दोनों बिगड़ गया, यहाँ पर 2 हो गया ज्यादा, तो अब यहाँ पर भी 2 देने के लिए, यहाँ पर 2 देने के लिए हो जाएगा संतुलित। तो यहाँ पर ये देख लिया इस प्रकार से। अब नीचे दिखा देते हैं आपको, ये KClO3 से आगे बना है KCl2 प्लस O2 से बना है ये। यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर अगर 2 लगा दिया 3 तो 3 गुना 6 हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम निकालने का 3 गुना 6 होता है, तो 3 लगा दिया 3 गुना 6 पुर गया। अब यहाँ पर 6 पुराने के लिए यहाँ पर 3 गुना 6 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा दिया 3 गुना 6 हो गया, 6 ऑप्शन यहाँ पर भी है, जबकि ये बिगड़ गया। इसको पुराने के लिए, इसको 2 पुराने के लिए क्योंकि 2 हो गया, इसको 2 पुराने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, हो गया संतुलित। संतुलित है ये, देखिएगा संतुलित समीकरण। उसका देखिएगा अगला वाला देख रहे हैं, यह एल्युमिनियम एल्युमिनियम प्लस H2CO3 एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन को लिखते हैं, एल्युमिनियम प्लस H2SO4 के लेते हैं, H2SO हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक ले लीजिए यहाँ पर। और ये देखिएगा आगे जाएंगे तो ये दिया हुआ रहता है दोस्त, ये वाला जो है इस प्रकार का दिया हुआ रहता है, SO4 ये पब्लिक है, और 3 है यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर 3H2 ऐसे है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ी गलती लिखा गया था, अब देखिएगा ये असंतुलित है, असंतुलित है। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर देखिएगा कि एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है और एल्युमिनियम यहाँ पर एक ही अकेला है, इसको 2 पुराने के लिए क्या है कि यहाँ पर 2 दीजिएगा, तो An यहाँ पर 2 पुरा दिए, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन देखिएगा 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल में 4 12 को है, तो यहाँ पर इसको 12 पुराने के लिए आपको इधर आना होगा 6, तो 6 लगाएगा तो इधर बिगड़ जाएगा ये, है ना। तो इस अनुसार से इसको देखिएगा, तो जब पोस्ट में 3 गुना 6 4 के 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर दे दिया 3, यहाँ पर दे दिया अगर 3 तो ये नीचे आ जाएगा 3H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल 12 को पूछा 4 के 12, जबकि ये वाला बिगड़ गया 3 गुना 6 हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो Al2 एल्युमिनियम 2 है, तो एल्युमिनियम 2 है, सल्फ्यूरिक अम्ल देखिएगा SO4 है और हॉल है, यहाँ पर 3 है, तो 4 के 12 है, तो यहाँ पर भी 4 के 12 पुरा दिए, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखिएगा कि हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गया, तो इसको 6 पुराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, संतुलित हो जाएगा, संतुलित हो गया। अब इतना लेके जान गए कि कैसे बनता है। आप दोस्त इससे पहले वाला देखिए, दूसरा देखे, पहला देखे, उस अनुसार बनाएगा तो बहुत हल्का रहेगा। पहले लिख लीजिएगा छाट करके कि किस प्रकार से लिखना है, उस अनुसार से आप बनाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे एल्युमिनियम है यहाँ पर तो एक है, तो एल्युमिनियम 1 लिख लीजिएगा, फिर हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, तो हाइड्रोजन 2 भी लिख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो कितना है, वो 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा। इस अनुसार से बनाएगा तो जल्दी बन जाएगा। क्या दोस्त कि ये कैसे दोनों एक साथ आ गया, यहाँ से यहाँ ये टूट करके, तो सर यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए कि जो सबसे वैसे पावरफुल आता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे पावरफुल, सबसे पावरफुल रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पावरफुल तत्व जो है, तत्व या यौगिक कहिए, वो जो सबसे पहले आता है, सबसे पावरफुल वाला कौन है, तो सबसे पावरफुल है के, ये देखिएगा पोटेशियम, सबसे पावरफुल है पोटेशियम। उसके बाद ये आता है Cu, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम आ गया,
उसके बाद जिंक Zn, सबसे पहले ये आ गया तो इसको बाद में रखेंगे, अगर ये आ गया तो इसको पहले रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे। मतलब सबसे पहले लाइन बाय जाता है, सबसे पहले ये जाता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, जो सबसे पहले वो सबसे पहले आए, उसके बाद में कोई। जैसे यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम सबसे बेसी पावरफुल था, इसीलिए एल्यूमिनियम को सबसे पहले आ गया। सल्फ्यूरिक का में देखिएगा कि वो माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला। तो प्लस वाला हमेशा कोशिश करता है कि हम माइनस वाला के साथ जुड़े, प्लस वाला के साथ प्लस वाला जा नहीं सकता, इसलिए हमेशा भी कोशिश करता है कि हम माइनस वाला के साथ, इसलिए ऐसा लिखा है। और ये तो 9th में हम लोग सीख पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं वो बताइएगा कमेंट में कि आप लोग ये सब चीज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। अगर नहीं पढ़े तो ठीक से पढ़िए। जिंक है, उसके बाद है हो गया, उसके बाद SN हो गया, उसके बाद H हो गया, G हो गया, AG हो गया, AU हो गया, PG हो गया। ये सब जो है दोस्त एक के बाद एक लिखाता है, एक के बाद एक लिखाते चलता है धीरे धीरे। तो ये सब जो है पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल है पोटेशियम, जिसको सबसे पहले रखा जाता है। उसके बाद ये क्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन नहीं है, गलत लिख बोला गया, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये लोहा है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्त आगे देखने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने से होने वाला लाभ। देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने से होने वाला लाभ। अब देखिए दोस्त, रासायनिक समीकरण को लिखने से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने से हमें बहुत सारा चीज का लाभ होता है। जैसे एक में देखेंगे रासायनिक समीकरण में किस प्रकार से बहुत सारा लाभ होता है, वो हम बताते हैं। जैसे देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया बने देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना होता है जल बनता है। दोस्त यहाँ पर देखिएगा कि शॉर्टकट लिखने से, रासायनिक समीकरण को लिखने से, ये हिंदी में जो लिखा हुआ रहेगा उसको बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको देखेंगे कि H2 प्लस O2 से बना है H2O। अब देखिए कितना ज्यादा आसान है, इसको लिखने में कितना ज्यादा समय लगा, इसको लिखने में कितना ज्यादा कम समय लगा है, कितना कम समय लगा, जबकि हिंदी को लिखने में बहुत ज्यादा समय लगा। और हिंदी जो है कुछ ऐसे देश है जिसमें चलता है, तो और तो सभी देश में इंग्लिश चलता है, तो इंग्लिश सबसे ज्यादा फेमस चर्चित है। इसलिए हमारा समय का बचत हो गया, इंक का बचत हो गया, कागज का बचत हो गया। तो बहुत चीज को देख करके रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। तो ये कहते हैं रासायनिक समीकरण देख लिए किस प्रकार से हमें लिखने से क्या फायदा मिलता है और कितना ज्यादा फायदा मिलता है। देखिए देख लिए, उसमें बाद हम फायदा बता देते हैं, लाभ। अब लिखने से लाभ क्या क्या हुआ, लाभ लिखेंगे। लाभ एक में क्या हुआ कि सबसे पहले समय का बचत हुआ, समय का बचत हो गया। दूसरी बात कागज का बचत हुआ, कागज का बचत हो गया। उसको देखिएगा आगे कि कागज का बचत हुआ, समय का बचत हुआ। उसके बाद स्याही का बचत हुआ, स्याही का बचत हो गया। उसके बाद तीसरा बात देखिएगा कि स्याही का बचत हो गया। उसके बाद यह जो है यह रासायनिक समीकरण जो था
पूरे सभी देशों में इसका ही उपयोग होता है। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण का उपयोग होता है। रासायनिक समीकरण सभी देशों के लिए, रासायनिक समीकरण सभी देशों के लिए, रासायनिक समीकरण सभी देशों के लिए ये आवश्यक है। रासायनिक समीकरण सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण एक क्या नाम है उसका, देशों के लिए समान होता है। रासायनिक समीकरण सभी देशों के लिए समान होता है। ठीक है, ये इंग्लिश सभी देशों में चलता है, इसीलिए क्या है रासायनिक समीकरण सभी देशों में समान होता है, किंतु हिंदी जो होता है वो समान नहीं होता, वो दिक्कत होता है, डिफरेंट हो जाता है। रासायनिक समीकरण सभी देशों के लिए समान होता है, अतः इसमें सभी देश के लोगों को समझ में आ जाता है। अतः यह कलन सभी देशों के लोग को समझ में आ जाता है। लेकिन हिंदी लिखिएगा तो दोस्त दूसरे देश के लोगों को समझ में नहीं आता। तो बस इतना देख लिए कि रासायनिक समीकरण से होने वाला लाभ, और देख लिए कितना अच्छा से आपको बता दिया गया है। कृपया वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद से ज़्यादा लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगता होता है।